हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एवरीवन। एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम अपने जो प्राचीन इतिहास एंसेंट हिस्ट्री है उसे कवर कर रहे हैं और इसमें आज हम जो कवर करने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे इसमें सिकंदर का आक्रमण और मौर्य साम्राज्य के बारे में। नंद वंश तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और घनानंद तक हम इसको कंप्लीट पूरी तरह से कर चुके हैं और अब इस वीडियो में आज हम भारत पर सिकंदर का आक्रमण और मौर्य साम्राज्य, इन दो के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इस पे कई राजा ऐसे हुए हैं जिनके टॉपिक भी बड़े हैं और उनमें बहुत सारी जानकारी हमें लेनी है, तो इसे हम दो पार्ट में करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बता दें कि देखिए, सिकंदर का जो आक्रमण है वो जब नंद वंश के जो अंतिम जो शासक थे घनानंद, उसी के समय पर सिकंदर का आक्रमण होता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है और जो सिकंदर है वो हिंदुकुश पर्वत का जो खैबर दर्रा है उससे भारत आता है और यहाँ आकर के वो सबसे पहले पंजाब के जो पंजाब के शासक पुरु या पौरस, इसके साथ में उसका युद्ध होता है और बहुत अच्छी तरह से ये युद्ध होता है और इसमें सिकंदर विजयी रहता है। तो आइए फिर डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिकंदर का आक्रमण, ये सिकंदर है और देखिए, जन्म 556 ईसा पूर्व मकदूनिया या मैसेडोनिया में इसका जन्म होता है। इसके जो पिता हैं वो फिलिप द्वितीय हैं, कि फिलिप जो हैं इनके पिता हैं और जिनके फिलिप यानी कि जो फिलिप हैं वो इसके पिता हैं। देखिए, थोड़ी आगे पीछे हुआ है इसमें भी, इसके लिए सॉरी। चलिए हम पहले पूरा स्लाइड लेते हैं, उसके बाद एक साथ करते हैं। देखिए देखिए, जो जन्म है तो जन्म 556 ईसा पूर्व में, ठीक है, 556 ईसा पूर्व में मकदूनिया या मैसेडोनिया, यहाँ पर इसका जन्म होता है। जो पिता हैं वो फिलिप द्वितीय हैं और जो के सिकंदर है, सिकंदर के जो गुरु हैं वो अरस्तु हैं, जो महान दार्शनिक हैं, एक फिलोसफर हैं, स्कॉलर हैं और ये इनके गुरु हैं सिकंदर के। देखिए, एशिया यानी कि माइनर तुर्की, ईरान और इराक पर विजय प्राप्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा जो हिंदुकुश पर्वत में है उसे पार करके ये भारत पर आक्रमण करता है और जिसका जो सेनापति है वो है सेल्यूकस निकेटर। तो याद रखेंगे, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति है या प्रधानमंत्री भी बोला जा सकता है इसको। तो ये पूछा जाता है, कई बार प्रश्न ये आया है कि सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था या सिकंदर के सेनापति का नाम बताइए, तो वो है सेल्यूकस निकेटर। देखिए, ये सिकंदर है, इस सिकंदर ने कुछ कहा है तो उसके जो क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए, जिस तरह स्वर्ग में दो सूरज नहीं हो सकते उसी तरह पृथ्वी पर दो बादशाह नहीं हो सकते। तो ये सिकंदर का कथन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए तक्षशिला को जीतता है ये, और यहाँ जो तक्षशिला को जो जीतता है वो राजा जो शासक है, तक्षशिला का जो शासक है आम्भी, उसके साथ में इसका युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में जो आम्भी है वो अपना समर्पण कर देता है और इनके बीच एक संधि होती है जिसमें कहता है कि मैं आपका सहयोग करूंगा। और ये जो आम्भी है इसी की वजह से ही ये अपना जो युद्ध होता है, जो पोरस के जो राजा हैं, पोरस जो राजा है पंजाब के, तो उनके साथ में जो युद्ध होता है वो इस शासक की वजह से ही जीतता है। चलिए, और युद्ध लड़ता है वो अपना हाइडेस्पीस का युद्ध, हाइडेस्पीस या जिसे हम वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं।
326 ईसा पूर्व में इस युद्ध को लड़ा गया था। देखिए वितास्ता का युद्ध है और झेलम नदी के तट पर पुरु या पोरस के साथ ये युद्ध होता है। युद्ध में पोरस की हार हुई, लेकिन सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य उसको वापस कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें, देखें और साथ में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर आप एंसेंट हिस्ट्री को एक अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें और शुरू से ही जितने भी हमारे वीडियो पहले अपलोडेड हैं उन सभी वीडियोस को देखिए। प्राचीन इतिहास से आपको जो भी आपने देखा है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले। और सभी ये जितने भी जो नोट्स बनाए गए, जितनी भी ये पीपीटी तैयार की गई हैं, वो स्टैंडर्ड बुक के साथ में तैयार की गई हैं। यदि आप इन पूरी वीडियोस को बहुत ही अच्छे से बार देखते हैं, 1 से 2 बार इसको रिपीट करते हैं, देखते हैं, तो मुझे आशा है कि आपको एंसेंट हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक आप हमारे यहाँ से तैयार करेंगे वो आपको फिर से बुक में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइडेस्पिस का युद्ध, जिसे हम वितास्ता का युद्ध भी कहा गया है इसे, और ये जो युद्ध होता है वो पंजाब के राजा पुरु या पोरस के साथ में होता है झेलम नदी के तट पर। और इसमें पोरस की हार हो जाती है और सिकंदर विजयी रहता है। लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी, जिस बहादुरी से वो युद्ध लड़ता है, उस बहादुरी से बहुत अधिक प्रभावित होता है और जितना भी राज्य वो उससे जीतता है वो सब इसको वापस कर देता है। देखिए कुछ ये पिक्चर है, कुछ ये रियल नहीं है तो कुछ काल्पनिक हैं जो हमें एनसीईआरटी बुक से मिलती हैं या फिर हमें जो स्टैंडर्ड बुक हैं वहाँ से मिलती हैं, उन्हें हम यहाँ से लगाए ताकि आपको एक अच्छी वीडियो मिल सके, ताकि आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकें और इस पिक्चर से आप उनको और अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। देखिए नगरों की स्थापना, तो ये जब उसी समय कुछ नगरों की स्थापना करता है, एक तो निकैया करता है, एक बुकाफेला करता है और एक करता है एक सिकंदरिया जो काबुल में है। देखिए निकैया, बुकाफेला और काबुल में सिकंदरिया इन नगरों की स्थापना करता है। और जो बुकाफेला है, बुकाफेला इसके घोड़े का नाम है, इसका जो प्रिय घोड़ा है ये उस घोड़े का नाम है बुकाफेला, और उसी के नाम पर यह उस नगर की स्थापना करता है। देखिए सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और सिकंदर ने सैनिकों में बहुत जोश भरने का प्रयत्न करता है, उन्हें उकसाता है, लेकिन जो सिकंदर की सेना है वो हट कर बैठती है कि वो इस नदी से आगे नहीं जाएंगे। किंतु उसे इस कार्य में सफलता नहीं मिलती, यानी कि उसको समझाता है काफ़ी अपनी सेना को, लेकिन फिर भी उसकी सेना पूरी तरह से इनकार कर देती है कि वो इससे आगे नहीं जा सकती, उससे आगे नहीं जाएगी, कोई युद्ध नहीं लड़ेगी। काफ़ी टाइम से पीछे से ही ये सेना आ रही है, इराक, ईरान, इनको जीतते हुए आ रही है, और तो यहाँ तक आकर के उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, ये भी समझा जाता है। और साथ में ये भी कुछ इतिहासकारों का ये भी कथन है कि जब ये व्यास नदी को पार करने के लिए आते तो उस समय व्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी। जब भयंकर बाढ़ आ गई थी तो उस नदी को इन्होंने पार करने से पूरी तरह से मना कर दिया था कि हम इसी नदी को पार नहीं करेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए अंततः सिकंदर को अपने भारत विजय के अभियान को रोकना पड़ा, इनकी यहीं से अब वो अपना जो भारत विजय का अभियान लेकर के चला है उसको वो यहीं से रोक देता है और यहीं से वो वापस जाने की ठान लेता है कि वह यहाँ से वापस जाएगा। और सिकंदर जो पूरे 19 महीने तक भारत में रहता है, तो ये भी क्वेश्चन आया है कि सिकंदर भारत में कितने दिन तक रहता है, तो ये सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा है। और अपने देश मैसेडोनिया लौटते समय लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का निधन हो जाता है। कुछ कहते हैं, कुछ इसका एक जो इतिहासकार हैं जो
बताते हैं कि सिकंदर की जो मृत्यु है वो किस कोई जहरीले शराब पीने से हुई है, या फिर इसको कहा जाता है कि इसको बुखार यानी कि टाइफाइड हो गया था और उसके कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु से कुछ कथन हैं जो सिकंदर कहता है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। मैं उनको आपको बताता हूँ कि देखिए सिकंदर कहता है कि उसकी जो 3 इच्छाएं होती हैं उसकी। देखिए पहली इच्छा क्या होती है, तो पहली इच्छा में कहता है कि मेरे इलाज करने वाला जो हकीम है वो ही मेरे ताबूत को खींच करके कब्र तक ले जाएगा। ये पहली इच्छा होती है। दूसरी इच्छा ये होती है कि वो कहता है कि जो मेरा ताबूत है कब्र तक ले जाया जाए, यानी कि जब मेरे ताबूत को कब्र तक ले जाया जाए तो उस रास्ते में मेरे इकट्ठा किए हुए जो खजाने हैं, खजाने में सोने और चांदी और बहुमूल्य जो जवाहरात हैं उन्हें उस रास्ते में बखेर दिया जाए। और साथ में उसकी एक तीसरी इच्छा होती है कि जब वो जाता है, जब उसकी ताबूत को लेकर के जाया जाए तो उसके जो दोनों हाथ हैं उन दोनों हाथों को उसके ताबूत से बाहर निकाल देना चाहिए, कि उसके दोनों हाथ बाहर दिखाई देने चाहिए। वो कहता है कि मेरे पूरे बहुत साम्राज्य को मैंने जीतता हूँ, मैं उनको जीता है, और लेकिन फिर भी मैं जैसे आया था खाली हाथ आया था और खाली हाथ यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये उसके कुछ कथन हैं, वो ये सब मैंने मेंशन नहीं किए हैं, और समझा कि थोड़ा अच्छा लगेगा आपको उसके बारे में। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ये पूछ लेते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में इस बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इन कथनों से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है कि किस शासक का ये कथन है कि जब उसके ताबूत को यहाँ से कब्रिस्तान तक ले जाया जाए तो उसके रास्ते में उसके जीते हुए जितने भी साम्राज्य है में जो जीते हुआ जितने भी सोने चांदी जवाहरात हैं उनको उस रास्ते में बखेर दिया जाए। तो किस शासक ने की ये इच्छा थी? तो इस बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ कोटेशन लिए हुए हैं। ये कहता है कि मैं शेरों को उस सेना से नहीं डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता हो, बल्कि मैं उन भेड़ियों की सेना से डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक शेर करता हो। तो ये सिकंदर के कथन है। देखिए अब आता है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य आपको जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और जो इसकी स्थापना की जाती है वो चंद्रगुप्त के द्वारा की जाती है। जो उसका एक विष्णुगुप्त यानी कि जो चाणक्य है, चाणक्य के द्वारा इसकी सहायता की जाती है, और तभी ये नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है घनानंद उसको हरा देता है, और हराने के बाद में ये मौर्य साम्राज्य की नींव डालता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में जो आता है वो आते हैं बिंदुसार। ये इसके कुछ शासक हैं, मौर्य साम्राज्य के शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हैं बिंदुसार, ये बिंदुसार की इमेज है। नेक्स्ट है अशोक, और आगे बढ़ते हैं तो ये है वृहद्रथ। तो ये आप जानते हैं, तो इसका जो मौर्य साम्राज्य ये उसके जो मुख्य जो शासक रहे हैं, जो राजा रहे हैं, ये उनके नाम दिए हैं। जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसके बाद में बिंदुसार के बाद में अशोक के बाद में वृहद्रथ। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए देखिए मौर्य वंश की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है वो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यहाँ से मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर किसी एग्ज़ाम में इस बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। बहुत ही अच्छे से तैयार करें इसे। तो देखिए जो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य के द्वारा रचित है, और इसमें
अर्थशास्त्र नाम दिया गया है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से नहीं है। अर्थशास्त्र के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि इसमें ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। राजनीति के बारे में इसमें दिया गया है। देखिए, जो पूरी जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य का जो पूरा अर्थशास्त्र है, वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। और इसने अपने समाज, इसने जो समाज है उस समाज को 7 वर्णों यानी कि 7 जातियों में विभाजित किया है अपने इस पुस्तक में। और इसकी जो तुलना की जाती है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत कई बार बना है कि किस पुस्तक की या किस शासक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र कौटिल्य है, उसकी कौटिल्य की जो इनकी जो तुलना की गई है वो मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। विशाखदत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, और इसमें मौर्य वंश के उत्थान और पतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये भी प्रश्न बना है कि मौर्य वंश के उत्थान और पतन की जानकारी के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन आपको दे देगा, तो इसका ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो होगा विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से। देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका में, मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इंडिका से प्रशासन, समाज और अर्थशास्त्र की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, जिसमें मौर्य वंश के उत्थान और पतन के बारे में जानकारी मिलती है। तो वहीं जो मेगास्थनीज की इंडिका है, वहाँ से हमें जो जानकारी मिलती है वो प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो ये एक यूनानी लेखक है जस्टिन, जो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में विजय प्राप्त की थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा जो इतिहासकार बताते हैं वो ऐसा नहीं है, कि कहते हैं कि केवल वो पोरस तक आता है, पोरस में ही विजय प्राप्त करता है, पोरस शासक को हराता है और वहीं से फिर वापस चला जाता है। देखिए, ये कौटिल्य है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ये पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र है। देखिए, अब बढ़ते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासन रहता है 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहता है। जन्म 345 ईसा पूर्व में होता है। इसके जो और संस्थापक किसका है, ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। पहले आपको बताया कि कौटिल्य के नीति के अनुसार ये अपने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। अन्य नाम देखे, कुछ अलग अलग इनके कुछ नाम देखे पहला दिया है सेंड्रोकोटस। तो स्ट्रेबो और एरियन जस्टिन, इन्होंने इसको कहा है कि ये सेंड्रोकोटस का नाम दिया है। वहीं एंड्रोकोटस जो दिया, जो प्लूटार्क है, उसके अनुसार इसको एंड्रोकोटस कहा गया है। और जो सेंडोकोप्टस है वो नियार्कस है। तो नियार्कस को एक सेंडोकोप्टस भी कहा, नियार्कस ने इसे सेंडोकोप्टस कहा है। तो ये कुछ अन्य नाम है जो आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि ये किसका नाम है। तो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंडोकोप्टस, ये सभी तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, जो अलग अलग दार्शनिकों ने दिए हैं। और मुद्रा राक्षस, जो विशाख अभी बात की थी हमने, जो विशाखदत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें से वृषल कहा गया, यानी कि वृषल एक निम्न जाति यानी कि एक शूद्र कहा है कि ये शूद्र है। लेकिन कुछ जो पुराण हैं या कुछ दूसरे अन्य ग्रंथ है वो इसे क्षत्रिय बताते हैं कि ये क्षत्रिय था। और देखिए, चंद्रगुप्त जो नाम मिलता है वो मिलता है हमें जूनागढ़ अभिलेख में। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें हमें इसका नाम मिलता है चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त है। देखिए, 305 बीसी में क्या सेल्यूकस निकेटर को हराता है ये। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संदेह कर ली, जिसके अनुसार उसके एरिया यानी कि हेरात, आराकोशिया, कांधार से पेरोपेनिसेडाई, काबुल और जेंड्रोसिया बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को देने पड़ते हैं। किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और यहीं ये अपनी
जो पुत्री होती है, अपनी जो बेटी है हेलेना, उसकी शादी भी ये चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। इनके चंद्रगुप्त ने इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी भी प्रदान किए और संधि को, देखिए संधि को सुदृढ़ और स्थायी बनाने के लिए सेल्यूकस ने बदले में अपनी पुत्री हेलेना, जिसे कार्नेलिया भी कहा गया है, का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को, जो सेल्यूकस निकेटर है, उसने मैगस्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और जहां उसने यहीं पर रह करके उसने इंडिका की रचना करती। जो पुस्तिका है इंडिका, वो किसकी है? वो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको रचना की जाती है। देखिए जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन का है, ये इससे कुछ रिलेटेड हैं ये सभी। तो जो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अभी देखा कि जो जूनागढ़ अभिलेख है जो रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है, उसमें इसे चंद्रगुप्त कहा गया है। बाकी सभी अलग अलग, किसी ने सेंटोकोटस, सेंटोकोप्टस ये कहा है, लेकिन जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इसका नाम चंद्रगुप्त मेंशन किया गया है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण जो सौराष्ट्र प्रांत में है, जो भी हमारा जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ये, तो जो सौराष्ट्र प्रांत में एक सिंचाई के लिए एक नहर का झील का निर्माण करते हैं और जो झील है वो सुदर्शन झील है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की जाती है। कहीं ये भी कहा गया कि इसका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है और कहीं से भी ये भी दिखा देता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। तो जैसा भी ऑप्शन आता था आप उसके अनुसार इसे सही कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं कोई गलती है तो आप प्लीज़ कमेंट छोड़िए, जिससे कि उसके बारे में और अधिक जानकारी हम दे सकें। लेकिन ये सभी जो भी ये तैयार किया गया वो हमने पूरी स्टैंडर्ड्स जो बुक हैं वहाँ से लिए गए हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए रुद्रदामन द्वारा पुनः निर्माण बिना बेगार, मैंने कि इसको उसके बाद में देखिए जो सुदर्शन झील है सिंचाई के लिए बनाई जाती है और इसका पुष्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और जो रुद्रदामन है रुद्रदामन के द्वारा इसका पुनः निर्माण किया जाता है। और कहीं कहीं लिखा है कि इसके जो निर्माण में जो काम है वो अशोक का भी है, कि अशोक भी अपने शासनकाल में आकर के इसका निर्माण या इसका पुनरुद्धार करवाता है। देखिए चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी, जो चंद्रगुप्त है वो जैन धर्म का अनुयायी है और जो इसे जो दीक्षा दी जाती है, जैन धर्म की जो दीक्षा दी जाती है वो जैन सन्यासी भद्रबाहु के द्वारा इसको दीक्षा दी जाती है जैन धर्म की। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलगोला यानी कि कर्नाटक चले गए, जहां उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो इनकी जो मृत्यु होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु होती है वो श्रावण बेलगोला कर्नाटक में होती है और एक चंद्रगिरी पर्वत है उस पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाता है और साथ ही वहीं पर ये संलेखना एक पद्धति है जो जैन धर्म में होती है, तो उसके पद्धति के द्वारा ये अपने प्राणों को त्याग देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा मैगस्थनीज के बारे में। देखिए मैगस्थनीज है, ये आप जानते हैं सेल्यूकस निकेटर के द्वारा इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जाता है और वहीं पर ये इंडिका पुस्तक लिखता है और 7 वर्ष तक वहाँ रहता है, दरबार में रहता है। देखिए चंद्रगुप्त मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र की काफ़ी प्रशंसा की है। तो इसमें पाटलिपुत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें मेंशन किया गया है, लिखा गया है कि पाटलिपुत्र कैसा था, राजा का महल कैसा था, वहाँ के जो प्रजा के बारे में, वहाँ के सैन्य की सब पूरी तरह से वहाँ उसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिए वह लिखता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। जो पूर्वी भारत है उसका सबसे बड़ा नगर था। यह 80 स्टेडिया यानी कि 16 किलोमीटर लंबा और 15 स्टेडिया यानी कि 3 किलोमीटर चौड़ा था।
और मौर्य शासकों की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र को पॉलीब्राथा कहता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पालीब्रोथा किसे कहा गया है, तो ये पाटलिपुत्र को ही कहा गया। जो मौर्य शासकों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसको पालीब्राथा कहा गया है। कौन कहता है? मैगस्थनीज कहता है अपनी पुस्तक इंडिका में। देखिए, समाज में सामूहिक भोज नहीं होता और भारत में अकाल भी नहीं पड़ते। ये लिखता है अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखता है कि भारत में इनकी जो समाज है उसमें सामूहिक भोज नहीं होता और भारत में अकाल नहीं पड़ते। दूसरा कहता है कि यहाँ पर दास व्यवस्था, सती प्रथा, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कि समाज में ना तो दास व्यवस्था है, दास बनाने की प्रथा है, और ना ही यहाँ पर सती प्रथा का अस्तित्व देखा गया है। आगे बताता है कि उसने जो समाज है उस समाज को 7 वर्गों में विभाजित करता है: दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो ये 7 वर्ग थे। तो इन 7 जो समाज था वो पूरे इन 7 वर्गों में विभाजित था, जैसा कि इसके बारे में पहले ही आपको बताया गया है। नगर का प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों की समिति करती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे और टोटल जो होती थी वो 6 समितियां होती थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों के द्वारा एक किया जाता है, और जो 30 सदस्य हैं वो 5-5 सदस्यों की एक समिति होती थी, 5 सदस्यों की एक समिति होती थी और 6 समितियां इस तरह से बनाई गई थी, जिसके कार्य सभी के अलग अलग थे कि किस समिति को क्या कार्य करना है। देखिए, इसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनीसियस यानी कि शिव या हेराक्लीज यानी कि कृष्ण की पूजा करते थे। तो ये कहता है कि जो भारतीय हैं वो यूनानी देवता शिव और कृष्ण, ये शिव और कृष्ण से इनकी तुलना की गई है, जो डियोनीसियस और हेराक्लीज इन दोनों की पूजा करते थे। और साथ ही बताता है कि जो उसका जो नगर था, नगर के जो अधिकारी थे, जो नगर प्रशासन था, नगरीय प्रशासन में जो अधिकारी थे, 2 प्रकार के अधिकारी थे। सबसे पहला एग्रोनॉमी जो था वो कृषि, सिंचाई से संबंधित तथा सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ था। और जो एरिस्टोनॉमी है वो उद्योग, व्यापार पर नियंत्रण एवं कर वसूली और विदेशियों की देखभाल करता था। तो नगरीय प्रशासन था उसमें 2 प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। पहला एक एग्रोनॉमी और दूसरा एरिस्टोनॉमी। देखिए, एग्रोनॉमी जो है ये इसके बारे में पहले पूछा गया है, जो अभी पीसीएस का एक एग्जाम हुआ था उसमें इसके बारे में पूछा गया था कि एग्रोनॉमी कौन था। तो ये प्रश्न अधिकतर बहुत बच्चों ने इसका आंसर ही गलत किया था, जबकि ये कृषि मौर्य साम्राज्य से थे और इसमें क्या था, ये कृषि सिंचाई से संबंधित और सड़क निर्माण से उसमें पूछा गया था कि मौर्य वंश यानी कि मौर्य साम्राज्य में सड़क निर्माण या सड़क मार्ग का जो अधिकारी था उसे क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है एग्रोनॉमी। तो बहुत ही अच्छे से देखिए, और अगर आप एक बार पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ अन्य विवरण देखते हैं कि अपनी पुस्तक इंडिका में मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में क्या क्या कहता हो और उसके बारे में क्या प्रशंसा करता है। तो उस पाटलिपुत्र की बहुत अच्छी प्रशंसा करता है। देखिए, कहता है कि सम्राट का, ये भी एक बार पढ़े थे, इनसे वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन ये मेंशन किए हैं, तो आप एक बार देखें कि सम्राट का जो जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। दूसरा, उसे सोने की पालकी में लाया जाता था, जब भी सम्राट आता था तो सम्राट को सोने की पालकी में लाया जाता था। तीसरा, जो अंगरक्षक थे वो सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। जो अंगरक्षक थे, इनके जो बॉडीगार्ड थे, वो सोने चांदी से सजे हुए हाथियों पर सवार रहते थे।
तीसरा आगे कि कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे और उन पेड़ों पर क्या थे, पेड़ों पर ट्रेंड अनुभवी जिनको ट्रेंड किया गया था तोते थे, वो तोते उन पर रहते थे और साथ ही वे तोते जो थे वो सम्राट के सर के चारों ओर चक्कर लगाते और सम्राट उनसे बात भी क्या करते थे। देखिए इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। साथ ही कहता है कि राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। यह इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये इसके बारे में भी एक प्रश्न बना है कि जो राजा है और राजा के जो बॉडीगार्ड होते थे वो बॉडीगार्ड महिलाएं होती थी और महिलाएं वो भी हथियारबंद महिलाएं होती थी, उनसे घिरे हुए रहते थे राजा, वो इनके बॉडीगार्ड के रूप में काम करती थी। उनका एक ये भी उनका खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे और साथ ही राजा लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोता था। तो ये कहता है अपनी पुस्तक में मेंशन किया, अपनी पुस्तक में ये बताता है कि जो सम्राट है सबसे पहले क्या बताता है कि सम्राट जो है वो जब भी जनता के सामने आता था तो शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जश्न मनाया जाता था, सोने की पालकी में उसे लेकर के जाया जाता था और साथ ही जो अंगरक्षक थे वे सोने चांदी से लदे हुए, सोने चांदी से सजे हुए सोने चांदी से सजे हुए जो हाथी थे उन पर रहते थे, उन पर चलते थे। और जो कुछ अंगरक्षक थे, जो बॉडीगार्ड थे, वो पेड़ों को लेकर के चलते थे। पेड़ों पर जो ट्रेंड तोते थे वो तोते चक्कर लगाते थे, बैरन पर रहते थे और राजा के चारों तरफ, राजा के सिर के चारों तरफ वो चक्कर लगाते थे और साथ में राजा उनसे बात भी क्या करते थे। और जो इनकी जो बॉडीगार्ड के रूप में काम करते थे वो महिलाएं करती थी। और साथ ही बताता है कि जो खाना, जब भी खाना राजा के लिए खाना बनता था तो उसे कुछ उसके जो खास नौकर थे पहले वे उसे चखते थे, उसके बाद में राजा उसको खाता था। और साथ ही राजा कभी भी 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये या तो राजा को खुद पता होता था या उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी कह दें या फिर उसका जो प्रधानमंत्री था पर्सनल, उसे ही इस बारे में जानकारी होती थी कि राजा आज किस कमरे में सोने वाले हैं। तो इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं रहती थी कि राजा किस कमरे में सोएंगे। तो ये कुछ अन्य विवरण है, आप एक बार देख लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और भी हैं। देखिए 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। 2 और 3 मंजिल के घर थे जो लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। राजा का जो महल था वो काठ यानी कि लकड़ी का बना था और पत्थर पर नक्काशी करके उसे सजाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा गया, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो राजा का जो महल था वो किसका बना था। मौर्य साम्राज्य में या मौर्य वंश में जो राजा का महल था वो किसका बना था, तो ये किसका बना था, लकड़ी का बना था। बिहार पीसीएस में इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है और पीसीएस में भी इसके बारे में 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, जिसको घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन प्रश्न का जो जवाब रहता है वो हमेशा एक ही रहता है। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि ये चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे पर घिरा है, बसेरे से घिरा है। यानी कि जो राजा का जो महल होता था वो महल वो पूरी तरह से उद्यान और चिड़ियों से बने हुए बसेरों से घिरा है। और साथ ही बताता है चिड़ियों से बसा, चलिए हाँ इसमें यही मेंशन किया गया है। हाँ तो हाँ बाकी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में और इसमें यही है कि 2 या 3 मंजिल के घर जो थे वो लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। साथ ही राजा का जो महल था वो लकड़ी या काठ का बना था, उस पर पत्थर की नक्काशी से सजाया गया था और महल जो था वो चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं हम बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक, देखिए मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक है। ठीक है, पहला हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो उसका संस्थापक भी है, और साथ ही अब दूसरा जो शासक है वो है हमारा बिंदुसार।
तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठता है और इसके भी कुछ अन्य नाम हैं। देखिए भद्रशार, एक भद्रशार नाम दिया गया है इसे, जो वायु पुराण में दिया गया है। अमित्रोचेटस यानी कि अमित्रघात, एक यूनानी लेखक है जो इसका नाम अमित्रघात या अमित्रोचेटस बताते हैं। देखिए अमित्रघात का मतलब है मित्रों का नाश करने वाला। ये भी प्रश्न आया है कि मित्र अमित्र घात किसे कहा गया, तो मित्रों का नाश करने वाला, सॉरी दुश्मनों का नाश करने वाला ही अमित्रघात है। सिंहसेन कहा गया जैन ग्रंथ, जो जैन ग्रंथ है उनमें से सिंहसेन का नाम दिया गया है। और अलिट्रोकैडस, अलिट्रोकैडस जो कहा गया वो स्ट्रैबो के द्वारा इसे एलिट्रोकैडस कहा गया है। देखिए बिंदुसार, तो बिंदुसार के बारे में याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठता है और उसे भद्रशार, अमित्रोचेटस या अमित्रघात, सिंहसेन और अलिट्रोकेड्स ये इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, या इनकी उपाधि भी इन्हें कह सकते हैं। तो अमित्रघात ये पूछा, ये भी प्रश्न अमित्रघात वो इम्पोर्टेंट है। अमित्रघात के बारे में पूछा गया अमित्रघात किस शासक की उपाधि थी या किसका अन्य नाम था, तो ऑप्शन दे देगा आपको, तो सही आंसर होगा इसमें आपका बिंदुसार। देखिए अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध क्यों, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, आगे देखिए पहली बार बिंदुसार का नाम इतिहास में 12वीं शताब्दी में एक जैन लेखक हैं हेमचंद्र की रचना है परिशिष्ट परवाना, इसमें दिखाई देता है। तो परिशिष्ट परवाना ये जो नाम है, जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हेमचंद्र है और जैन लेखक है ये, और इसमें इसका नाम बिंदुसार नाम दिया गया है। तो पहली बार बिंदुसार का नाम तो हमें इसी रचना में दिखाई देता है जो परिशिष्ट परवाना है। देखिए आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है, जो आजीवक संप्रदाय है उसके जो संस्थापक है वो माखली पुत्र गोशाल है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है कौन, बिंदुसार। स्ट्रैबो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकोटस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो स्ट्रैबो के अनुसार सेल्यूकस के जो उत्तराधिकारी है एंटियोकस ने डायमेकस नाम है कि उसके राजदूत बना करके भेजता है बिंदुसार के दरबार में। देखिए इथिनियस नामक एक यूनानी विद्वान ने लिखा है कि भारतीय शासक बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजें मांगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या मांगता है, देखिए एक तो अंगूर की शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। लेकिन उसे अंगूर की शराब और सूखे अंजीर तो मिल जाते हैं, लेकिन क्या है इसे दार्शनिक नहीं मिलता, क्योंकि वो कहता है कि जो एक दार्शनिक है हम उसे नहीं देते, हम उसको ठीक है उसको नहीं बेचते। तो ये सीरिया के शासक है, जो सीरिया के शासक 3 चीज़ों की मांग करता है। कौन कौन सी, एक अंगूर की शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। तो 2 चीज़ें आपको, अंगूर की शराब और सूखे अंजीर तो इसको मिल जाते हैं, लेकिन दार्शनिक नहीं मिलते, क्योंकि सीरिया के शासक ने अंजीर और शराब भेज दी और यह लिख भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय संभव नहीं है। तो 2 चीज़ भेजता है लेकिन तीसरी चीज़ नहीं भेजता, और साथ में एक पत्र भेजता है, लिखता है उसमें क्या कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय संभव नहीं है। चलिए देखिए उसके शासनकाल में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ बिंदुसार के शासन, और उसमें वो अपने पुत्रों को भेजता, पहले सुसीम को भेजता है और उसके बाद में वो अशोक को भेजता उस विद्रोह को दबाने के लिए। तो सुसीम उस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हो पाता, लेकिन जो अशोक है वो इसे सफलतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर देता, पूरी तरह से उसको शांत कर देता है।
तो उसी बिंदुसार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की राजधानी देखिए तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। उसका पुत्र सुसीम जो तक्षशिला का सूबेदार था विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन जब बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को, उस समय उज्जैन का सूबेदार था, जो अशोक है उस समय उज्जैन का सूबेदार है, उसको तक्षशिला भेजता है, तो अशोक उसे सफलतापूर्वक विद्रोह को शांत कर देता है, उसका दमन कर देता है। ठीक है। बिंदुसार की परिषद में 500 सदस्य थे। शुरू में बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य ही था, लेकिन बाद में खल्लाटक उसका प्रधानमंत्री बनता है। तो इस प्रारंभ में शुरुआत में उसका जो प्रधानमंत्री वो चाणक्य है, लेकिन बाद में खल्लाट उसका प्रधानमंत्री बनता है। तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने कहा है। तो तिब्बती लामा है तारानाथ जो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहता है। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, आगे बढ़ तो हमने बिंदुसार तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं हम अशोक। देखिए अशोक के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसका थोड़ा टॉपिक कवर करते हैं और उसके बाद में जो इसका बाकी टॉपिक है वो हम आगे की वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 273 से 232 ईसा पूर्व तक ये है महान अशोक, सम्राट अशोक। 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनता है और अशोक का जो वास्तविक अभिषेक है वो 261 ईसा पूर्व में होता है। कहा गया कि वास्तविक जो अभिषेक है वो इसका 261 ईसा पूर्व में होता है, लेकिन सम्राट जो बनता है वो 268 ईसा पूर्व में बनता है। अन्य नाम देखिए, कुछ नाम है इसके। अशोक वर्धन, पुराणों में से अशोक वर्धन का नाम दिया गया है, तो वहीं जूनागढ़ अभिलेख में इसे अशोक मौर्य के नाम से बताया गया है। देखिए मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदय गोलम जो अभिलेख है उसमें इसे अशोक का नाम दिया गया है। तो अशोक कहाँ मिलता है इसका? मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदय गोलम अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। साथ ही कंगनहल्ली जो शिलालेख है उसमें क्या मिलता है? राण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक का नाम मिलता है। इसका जो कंगनहल्ली जो शिलालेख है उसमें से राण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक नाम मिलता है। तो वहीं भाब्रू जो अभिलेख है उसमें ये स्वयं को अपने मगध का राजा बताता है कि मैं मगध का राजा हूँ। अशोक के अभिलेख है उनमें इसका नाम देवनाम पिय, इनके देवताओं का प्रिय यानी कि पियदर्शी दर्शाया गया है। तो ये प्रश्न भी है कि अभिलेख राजा कि अशोक ने के अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो देवनाम पिय या पियदर्शी कहा गया है। पिता हैं इनके बिंदुसार हैं और जो माता हैं वो सुभद्रांगी इनकी माता हैं। और एक परंपरा के अतिरिक्त के मुताबिक बताया जाता है कि अशोक के पिता की करीब 16 पटरानियाँ और 101 पुत्र थे। वहीं उनके 100 पुत्रों में से केवल अशोक, तिष और सुसीम का नाम ही हमें इतिहास के पन्नों में दिखाई देता है। और अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। तो इस बारे में एक परंपरा है। चलिए तो ये अशोक हैं। देखिए कलिंग युद्ध। अब अशोक के बारे में हमने थोड़ा परिचय कर लिया, अब हम पढ़ते हैं इसका कलिंग युद्ध। और ये कलिंग युद्ध हम आपको आगे के क्लास में बताएंगे। आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम कलिंग युद्ध से आगे उसके कलिंग का युद्ध, उसके अभिलेख, शिलालेख, उनके बारे में देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर लाइक भी करें। अगर कहीं पर कोई भी हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ कमेंट बताएं, कमेंट में उसको छोड़ें ताकि हम उसका सुधार कर सकें। तो ठीक है, तो आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।